नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक आरोह के काव्य खंड में दी गई आलोक धनवा की कविता पतंग का भावार्थ, संक्षिप्त व्याख्या, भाव एवं शिल्प सौंदर्य तथा इस कविता पर आधारित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, 10 मिनट की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पाठ से पूछे जाने वाला कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए कवि के बारे में पढ़ते हैं। कवि का जन्म 1948 मुंगेर, बिहार में हुआ। इनकी रचनाएं हैं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो के बेटियां और इनका एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। कवि अपनी गिनी चुनी कविताओं के दम पर ही 7वें 8वें दशक में बहुत छोटी अवस्था में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। कवि ने थोक के भाव में कभी कविताएं नहीं लिखी। इसी वजह से 1972 में लेखन आरंभ करने के बावजूद कवि का एकमात्र संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। यहाँ आप कवि के एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। आइए कविता के बारे में बात करते हैं। पतंग कविता में आलोक धनवा ने बच्चों के मन की, बच्चों के स्वभाव की, बच्चों के क्रियाकलापों की पतंग से तुलना की, बड़ी ही खूबसूरती से तुलना किया है। जैसे कि कवि धनवा कहते हैं कि जिस प्रकार से पतंग मुलायम होती है वैसे कि बच्चों का मन मुलायम होता है। जिस प्रकार से पतंग का कागज़ रंगीन होता है उसी प्रकार से बच्चों के सपने रंगीन होते हैं। जिस प्रकार से पतंग की कमानी लचीली होती है वैसे बच्चों का मन लचीला होता है, बच्चों का शरीर लचीला होता है। कवि ने पतंग के माध्यम से बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने यह बताने की कोशिश की जिस प्रकार से पतंग उड़ान के दौरान ऊंचाइयों की हर हदों को पार करना चाहती है, वैसे ही बच्चों का मन, बच्चों के सपने उन सारी हदों को पार करना चाहते हैं। आइए कविता पढ़ते हैं और कविता की व्याख्या के दौरान इन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। कविता की व्याख्या के दौरान मैं प्रश्नोत्तर शैली में कुछ कुछ बातें करूँगा और वह प्रश्नोत्तर शैली आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे काम आएगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसी कविता का कोई पद दे दिया जाएगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं 5 नंबर का। तो वो जो है मैं प्रश्न पूछूंगा और उत्तर, तो वहाँ जहाँ आपको इम्पॉर्टेंट लगे नोट कर लीजिएगा और कुछ पॉइंट्स तो मैं बताऊंगा ही कि इनको नोट करना है। आइए कविता शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई, अर्थात वर्षा ऋतु बीत गई, और वर्षा ऋतु बीतने के बाद जो सवेरा होता है बड़ा ही खूबसूरत होता है, क्योंकि वातावरण में कोई प्रदूषण वाले तत्व नहीं रहते हैं, इसलिए आसमान बड़ा साफ होता है। तो सवेरा हुआ, कैसा सवेरा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब यहाँ पर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है, और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ तो क्या आया? शरद आया। शरद कैसे आया? पुलों को पार करते हुए आया। अब आप जानते होंगे कि शरद एक ऋतु है जो वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद आती है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के ठीक बाद और सर्दी शुरुआत होने के ठीक पहले, अर्थात बरसात और जाड़े के बीच की जो ऋतु होती है उसको शरद ऋतु कहते हैं। तो शरद आई, शरद ऋतु आया। तो शरद ऋतु क्या है? ऋतु है, मनुष्य तो है नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। और कैसे आया शरद? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, मतलब सूरज की चमक काफ़ी बढ़ गई, रोशनी काफ़ी बढ़ गई, आसमान काफ़ी खिला खिला है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और चमकीले इशारों से बुलाते हुए किनको? बच्चों के झुंड को। कौन से बच्चों के झुंड को? जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं, अर्थात शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों को आमंत्रित कर रही है। कवि ने यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा है कि
आसमान इतना साफ है कि बच्चों का मन पतंग उड़ाने कर रहा है, पतंग उड़ाने जाएंगे। और इसी बात को कहने के लिए उसने शरद के माध्यम से कहा कि शरद ऋतु फूलों को पार करते हुए आई, चमकीले इशारों से बच्चों को बुला रहा है कि आओ पतंग उड़ाओ, बच्चों के झुंड को बुला रहा है। और आकाश को इतना मुलायम अर्थात इतना साफ बना दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके। किसकी पतंग ऊपर उठ सके? बच्चों की पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है? यहाँ पर पतंग है, लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति के अनुसार बच्चों का मन, बच्चों के सपने सबसे रंगीन है। दुनिया की सबसे हल्की चीज क्या है? बच्चों के मन है, बच्चों के सपने सबसे रंगीन है। तो कवि ये कहना चाहता है कि इस खूबसूरत मौसम में, इस खूबसूरत शरद ऋतु में जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो पतंगों के साथ साथ बच्चों के मन भी उड़ते हैं। उन रंगीन पतंगों के साथ बच्चों के रंगीन सपने भी उड़ते हैं। जैसे पतंग ऊंचाइयों की हदों को पार करना चाहती है, वैसे बच्चों का मन सारी ऊंचाइयों की हदों को पार करना चाहता है। उनके सपने सारी हदों को पार करना चाहते हैं। फिर क्या है? दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, अर्थात बच्चों का कोमल मन उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, बच्चों का कोमल मन उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है कि जब पतंग ऊपर उठती है तो बच्चे सीटियां मारते हैं, किलकारियां मारते हैं और तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू हो जाती है। तो कवि यहाँ पर पतंग के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि बच्चों का मन उमंगे भरता है पतंग की डोर के साथ, पतंग के साथ। जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे इतने कोमल होते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि जैसे अपने जन्म से ही अपने साथ कपास लेके आ रहे हों, रुई लेकर आ रहे हों। रुई का यहाँ तुलना किया है कवि ने। रुई ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी वस्त्र बन सकता है, कोई भी धागा बन सकता है। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं जिनको किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। तो बच्चे इतने मुलायम होते हैं जैसे उनके पाँव में रुई लगी हुई है, कहीं गिरते हैं तो कुछ चोट वगैरह नहीं लगती है, जैसे वो अपने जन्म से ही अपने साथ कपास लेके आए हों। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे इतना तेज होते हैं, इतना चंचल होते हैं कि लगता है कि पृथ्वी स्वयं भी उनके बेचैन पैरों के पास आती है। और आप जानते होंगे कि जब बच्चे खेलते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, खाना पीना सुध बुध खो देते हैं। तो कहते हैं कवि कि जब वो दौड़ते हैं बेसुध और दौड़ते हुए छतों को भी नरम बना देते। कितनी भी कठोर छत होती है, बच्चों के पाँव वास्तव में नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, लेकिन जब वो दौड़ते हैं तो कवि कह रहा है कि नहीं, छतों को नरम बना देते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। दिशाएं कैसी होती हैं? मृदंग की तरह बजती हैं। मृदंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है, ढोलक की तरह बड़ा उसकी मधुर धुन होती है। तो कवि कह रहा है कि बच्चे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। और जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं तो डाल की तरह लचीले बेग से। अक्सर पेंग क्या होती है? जब आप झूला झूलते हैं तो ऐसे ऐसे जो आयाम होता है उसकी बात की गई, एम्पलीट्यूड की। डाल हवा में ऐसे ऐसे झूमती है, तो बच्चे इतना लचीले होते हैं, पतंग की डोर खींचने में ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो वो डाल की तरह लचीले हो जाते हैं। पतंग बच्चे इतने लचीले हैं। और मृदंग की जो तुलना यहाँ पे की गई, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, माता का आंचल एक पाठ था, शिव पूजन सहाय का शायद। तो कहते हैं कि जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे कतंग। तो वही मृदंग का शब्द का यहाँ भी कवि ने तुलना की है कि बच्चे पेंग भरते हुए आते हैं, जैसे झूला झूलता है, जैसे डालें झूला झूलती हैं, तो पतंग उड़ाने में बच्चे ऐसे ऐसे आगे पीछे हिलते डुलते रहते हैं और उन पर कुछ असर नहीं होता, सब कुछ भूल जाते हैं। और इस तरह करते हुए अगर वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से उनको गिरने से कौन बचाता है? बच्चों के ही शरीर का रोमांचित संगीत। जो बच्चों के शरीर में रोमांच है, जो बच्चों के शरीर में रोमांच भरा हुआ खुशी है, उमंग है, वो उनको छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। बच्चों का ये जो सपना होता है, जो रंगीन सपना होता है, वो उन्हें बड़े बड़े कष्टों को भुलाने की क्षमता रखता है। आप देखते हैं हम बड़े छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं, घंटों महीनों दुखी रहते हैं, लेकिन बच्चों को देखिए, अभी दुखी हो गए, मार दिया आपने, डांट दिया, थोड़ी देर में हंसने भी लगते हैं। तो जो उनके रंगीन सपने होते हैं, जो उनका मन रंगीन होता है, जो उनके मन की मासूमियत होती है, मुलायमियत होती है,
वो जो है उन्हें क्या करती है, उनको हर कष्ट को झेलने की ताकत देती है। जैसे पतंगे उड़ रही हैं वैसे बच्चों का मन भी उड़ रहा है, कवि यहाँ पर यह कहना चाह रहा है। अगली पंक्ति है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अगर वे कभी पतंग उड़ाते उड़ाते गिरने लगते हैं और गिरते गिरते बच जाते हैं तो वे और निडर हो जाते हैं कि आओ अब मुझे कोई डर नहीं है। मतलब उनका डर भाग जाता है। कहते हैं कि जो डर गया वो घर गया, अब हम और बिंदास खेलते हैं और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी भी और तेजी से घूमती उनके बेचैन पैरों के पास आती। मतलब ये है कि कवि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो गिरते भी हैं या गिरते गिरते बच भी जाते हैं। जब गिरते गिरते बच जाते हैं तो उनका साहस और बढ़ जाता है, वो निडर हो जाते हैं और इतनी तेजी से इतनी फुर्ती से खेलते हैं कि जो पृथ्वी है वो और तेजी से घूमते हुए उनके बेचैन पैरों के पास आती है। आइए अब काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम शिल्प सौंदर्य बताएंगे और जो ये शिल्प सौंदर्य मैं आपको बताऊंगा इसमें जो 6-7 बिंदु बताऊंगा ये सामान्य होगा, पूरी कविता पर लागू होगा। इसके बाद में भाव सौंदर्य बताऊंगा, वो भी सामान्य होगा, पूरी कविता के लिए सामान्य लागू होगा, सामान्य रूप से लागू होगा। जो विशेष बिंदु है मैंने व्याख्या के दौरान बता दिया है। तो पहला बिंदु है भाषा सरल सहज एवं प्रवाहमयी है, मतलब सरल भाषा है और प्रवाहमयी का मतलब लैंग्वेज में फ्लो है। नंबर 2, रचना छंद मुक्त है, कोई छंद में नहीं बंधी हुई है, क्योंकि छंद में बंधी हुई रचनाएं कैसी होती हैं, उसमें सभी पंक्तियां बराबर होती हैं, आखिरी में तुक का निर्वाह किया जाता है। तो यहाँ पे क्या रचना है, छंद मुक्त होते हुए भी कविता में आंतरिक लय विद्यमान है, कविता में आंतरिक लय मौजूद है। मतलब जो छंद वाली रचनाएं होती हैं उसमें अंत में तुक होता है, बाहर से तुक का निर्वाह रहता है। इसमें बाहर से तुक का निर्वाह नहीं किया गया है, अंत्यानुप्रास नहीं है, लेकिन अंदर लय है। जैसे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सबसे तेज बौछारे गई, तो ये सब आंतरिक लय इसमें मौजूद है। माधुर्य गुण का सुंदर निर्वाह किया गया, इसमें माधुर्य गुण है। प्रकृति का उद्दीप चित्रण है, प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण है, मतलब आपको किसी चीज को करने के लिए उद्दीपित उत्तेजित करे, ऐसा कुछ है। चाक्षुष बिंब है, चाक्षुष बिंब मतलब चक्षु से होता है आंख, चाक्षुष मतलब जो दृश्य बिंब जिसको आप आंखों से महसूस कर सके। जैसे कि सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल, बच्चे के झुंड को इशारा करते हुए, अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ये सब क्या है, चाक्षुष बिंब का उदाहरण है। इस पूरी कविता में दृश्य बिंब तरह तरह के बिंब है, कहीं दृश्य बिंब है, कहीं श्रव्य बिंब है, तो इस तरह के विभिन्न बिंबों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और तद्भव तत्सम देशज शब्दों का इसमें सुंदर समन्वय है। तद्भव शब्द भी हैं, तत्सम शब्द भी हैं, देशज शब्द भी हैं, इन सब का बहुत अच्छा समन्वय है। तो ये सामान्य बिंदु हो गए शिल्प सौंदर्य के। अब हम भाव सौंदर्य की चर्चा करेंगे। भाव सौंदर्य में बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया गया है। जो बच्चों की हरकतें होती हैं, बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, उनका इसमें चित्रण किया गया है। भावाभिव्यक्ति सुंदर है, मतलब भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर ढंग से हुई है। बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण है, तीसरा बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण कैसे है, बच्चे देखिए जब दूसरे को खेलने के लिए बुलाते हैं तो कोई इनको इशारा करते हैं, सीटी बजाएंगे या कुछ घंटी बजाएंगे, उनका कुछ कोड वर्ड होता है वो बताते हैं, तो दूसरे बच्चे उसको समझ करके आ जाते हैं। तो यहाँ भी क्या कहा गया है कि सरदाया पुलों को पार करते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, घंटी बजाते हुए। बच्चों के दुस्साहस का चित्रण भी है, खेल में बेसुध हो जाते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं करते, छत के खतरनाक किनारों तक खेलते हैं, गिर भले जाए। ये है बच्चों के उमंगों और सपनों का पतंग के साथ सुंदर समन्वय हुआ है। ये है बच्चों की उमंगों और उनके सपनों का पतंग के साथ समन्वय हुआ है। ये हो गया भाव सौंदर्य। अब इस पर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं उसकी हम चर्चा कर देते हैं। एक तो प्रश्न ऐसे आएगा, पद दे दिया जाएगा, उस पर आधारित प्रश्न दे देंगे। वो मैंने आपको व्याख्या के दौरान बता दिया है कि पद में कैसे कैसे प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर शैली मैंने समझा दिया है। अब जो प्रश्न आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका बोर्ड परीक्षा में, वो क्या है, वो ये आ सकता है, अक्सर यही आता भी है। सबसे तेज बौछारे गई भादों गया
के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाया गया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसी को कई रूप से पूछा जाता है, 3-4 तरीके से घुमा फिरा करके उत्तर यही है, सब पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे सारे प्रश्नों का उत्तर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसको जब आप लिखेंगे इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें पहला क्या लिखेंगे, सवेरा कैसे हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल, इस बिंदु को विस्तार दे देंगे। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई आंसर लिखें तो उसमें की पॉइंट्स का ध्यान रखें। मैं आपको यहाँ की पॉइंट्स ही बताऊंगा, और आपकी जानकारी के लिए जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी चेक होती है तो मार्किंग स्कीम में की पॉइंट्स का ही जिक्र होता है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, सारा आंसर थोड़ी टीचर के पास रहता है, वो रहता है कि ये इसके की पॉइंट्स हैं और बच्चा एग्जाम में कम से कम इतने बिंदुओं का जिक्र उसमें किया हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न 5 नंबर का है तो उसमें 3-4 पॉइंट का जिक्र कहते हैं कि बच्चे ने किया हो, लिखा हो, वो इसमें पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको इसमें की पॉइंट्स ही बताऊंगा। तो आप जब आंसर तैयार करें तो की पॉइंट जरूर लिख लें और उनका विस्तार देना सीखें। तो इसमें क्या कह रहे हैं, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सवेरा कैसा हुआ, पहला बिंदु इसको थोड़ा सा विस्तार दे देंगे, एक हो गया। वातावरण साफ सुथरा हो गया है, क्यों, बरसात हुई, बरसात के बाद वातावरण साफ सुथरा हो जाता है, सारे प्रदूषक तत्व तो जाते हैं जमीन में। धूप कैसी है, चमकीली है, इसका वर्णन करना है, इसमें इस पॉइंट को विस्तार देना है। तितलियां फूलों पर मंडरा रही, इसका थोड़ा सा विस्तार कर देना है। शरद कैसे आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी साइकिल से, चमकीली साइकिल से तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, इन सारे बिंदुओं को इसमें आप जब कर देंगे तब क्या होगा, ये उत्तर पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहा गया है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाया गया उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो आपको अपने शब्दों में करना है, आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि इन बिंदुओं को विस्तार दिखाना है, इसमें इन बिंदुओं की चर्चा करनी है। और बाकी जो प्रश्न पाठ से आता है वो भी लगभग ऐसा ही है। जैसे आ जाएगा कि सबसे तेज बौछारें गई, या पतंग कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में कीजिए, पतंग कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, वगैरह वगैरह, तो उसका भी आंसर यही होगा। लेकिन ये जो मैं की पॉइंट्स 5 बताया हूँ इनको ध्यान रखिए। 5 नंबर का अगर प्रश्न आएगा तो कम से कम 5 की पॉइंट्स की आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसको लिखेंगे, उसकी अपेक्षा की जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। धन्यवाद।